एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। डेट है आज 10 नवंबर। देखते हैं कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। तो पहली न्यूज़ है सेशन ऑफ पार्लियामेंट से। तो जो कैबिनेट कमेटी है ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, उसने रिकमेंड किया है कि जो पार्लियामेंट का जो विंटर सेशन होगा वो 29 नवंबर से 23 दिसंबर के बीच में होगा। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था कि ये विंटर सेशन कंडक्ट नहीं किया जा सका था क्योंकि कोविड-19 वाला पैंडेमिक का सिचुएशन चल रहा था। तो उस वजह से जो है ये विंटर सेशन पार्लियामेंट का हो नहीं पाया था। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 85, वो बात करता है कि जो भी सेशन होगा पार्लियामेंट का, तो कम से कम 2 सेशन के बीच में जो है 6 महीने से कम का गैप होना चाहिए। मीन्स अगर पार्लियामेंट मिल रही है तो 1 साल में कम से कम 2 बार वो मिले। ये बात करता है आर्टिकल 85। और लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन इस मीटिंग के बारे में कोई ऐसा टाइम स्पेसिफाई नहीं करता है कि कितने दिन पार्लियामेंट को मिलना ज़रूरी है। बस उसमें ये लिखा हुआ है कि जो मैक्सिमम गैप होगा 2 सेशंस के बीच में पार्लियामेंट के, वो 6 मंथ से अधिक नहीं होना चाहिए। मीन्स कम से कम 1 साल में 2 बार पार्लियामेंट मिलेगी ही मिलेगी। तो आर्टिकल 85 ये चीज़ बोलता है। हु शैल कन्वीन ए सेशन। अब देखिए सेशन कौन कन्वीन करेगा। तो जो कैबिनेट कमेटी होती है उसमें सीनियर मिनिस्टर्स होते हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, तो वो डेट डिसाइड करते हैं कि कब जो पार्लियामेंट है वो मिलेगी। उसके बाद ये चीज़ जो है वो मैसेज प्रेसिडेंट को कन्वी कर दिया जाता है। तो फिर प्रेसिडेंट जो है वो सिटिंग बुलाता है। सो द एग्जीक्यूटिव हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर विच स्टीयर्स द बिजनेस टू बी टेकन अप बाय द पार्लियामेंट विल हैव द पावर टू एडवाइज द प्रेसिडेंट टू समन द लेजिस्लेचर। उसके बाद जो है प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है कि आप जो है सेशन स्टार्ट करिए। वाई इज़ अ पार्लियामेंट्री सेशन इंपॉर्टेंट। तो पार्लियामेंट्री सेशन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो भी लॉ वगैरह के काम होते हैं, जो भी नियम कानून बनते हैं, जो भी लॉ वगैरह पास होते हैं, जब सेशन जब तक चलेगा नहीं तब तक ये पास हो नहीं सकते। Although through a scrutiny of government's functioning and deliberation on national issues can only takes place when the two houses are in session। तो जो भी नेशनल इशूज़ से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं या जो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग है, तो वो सब जो चीज़ें हैं तो वो तभी काम करेंगी जब ये पार्लियामेंट जो सेशन में रहेगा। प्रिडिक्टेबिलिटी एंड द फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट इज़ अ की टू वेल फंक्शनिंग डेमोक्रेसी। और पार्लियामेंट की फंक्शनिंग अच्छे से हो रही है तभी तो डेमोक्रेसी हमारी अच्छे से काम करेगी। और सेकेंड न्यूज़ हमारी आती है मुल्ला पेरियार डैम इशू से। तो क्या हुआ कि से मुल्ला पेरियार जो डैम वाला इशू है तो कई दिन से न्यूज़ में चल रहा है। एक बार मैंने अपडेट भी किया था। तो केरला और तमिलनाडु के बीच में ये इशू चल रहा है। तो देखिए जो बोथ स्टेट्स हैं आर एट loggerheads ओवर द स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर विद केरला डिमांडिंग द न्यू डैम मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड। तो केरला ये डिमांड कर रहा है कि नया डैम जो है वो बनाना चाहिए, लेकिन तमिलनाडु का कहना ये है कि जो नया स्ट्रक्चर बनेगा उसकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। केरला इज़ ऑल्सो बीन अगेंस्ट इंक्रीजिंग वाटर लेवल। और केरला जो है वो इस चीज़ के भी खिलाफ है कि जो वहाँ का वाटर लेवल है पानी का वो ना बढ़ाया जाए, ठीक है। क्योंकि इससे जो है, क्योंकि वो स्ट्रक्चर जो है सीधी बात है बहुत पुराना हो चुका है। तो उस वजह से इस चीज़ पे केरला जो है वो मना कर रहा है कि वाटर लेवल ना इंक्रीज़ किया जाए। अगर लेंथ की बात करें तो जो डैम की जो लेंथ है वो करीब करीब जो 1200 फीट के आसपास है। हाइट है इसकी 176 फीट और करीब करीब 126 ईयर ओल्ड ये डैम है, ठीक है। बैकग्राउंड देखते हैं। तो लास्ट मंथ सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द सुपरवाइजरी कमिटी टू टेक एन इमीडिएट एंड फर्म डिसीजन ऑन द मैक्सिमम वाटर लेवल दैट कैन बी मेंटेन एट मुल्ला पेरियार डैम अमिड टोरेंशियल रेन इन केरला। तो पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने ये सुपरवाइजरी कमेटी को ये डायरेक्ट किया था कि आप एक डिसीजन लीजिए कि कितना जो मैक्सिमम वाटर लेवल है उस डैम का वो कितना मेंटेन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कंस्टिट्यूटेड अ परमानेंट सुपर एडवाइजरी कमेटी इन 2014। तो देखिए सुपर एडवाइजरी कमेटी का जो गठन है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2014 में किया गया था टू ओवरसी ऑल द इशू कंसर्निंग मुल्ला पेरियार डैम। तो जो भी ये डैम से रिलेटेड इशू है वो देखने का जो काम है वो परमानेंट सुपरवाइजरी कमेटी कर रही है। द डैम इज़ अ सोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन तमिलनाडु और केरला। तो जो मेन जो झगड़े का जो जड़ है तमिलनाडु और केरला के बीच में वो ये इसी डैम को लेकर के है। यहाँ आप मैप में देख सकते हैं, जैसे केरला और तमिलनाडु का जो है ये बॉर्डर है, ठीक है। ये बॉर्डर यहाँ पे है मुल्ला पेरियार डैम। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एडुकी डैम और वैगई डैम यहाँ पे है। इशू सराउंडिंग वाटर लेवल एट द रिजर्वायर।
तो केरला सेड दैट द वाटर लेवल शुड नॉट गो अबव 139 फीट। तो केरला का ये कहना है कि जो वाटर लेवल है वो 139 फीट के ऊपर नहीं जाना चाहिए। द सेम एज व्हाट द कोर्ट हैड ऑर्डर्ड, मींस केरला का ये कहना है कि कोर्ट ने ऑर्डर किया था 2018 में कि 139 फीट के आसपास जो है उसका लेवल रहना चाहिए। व्हेन द स्टेट वाज हिट बाय अ फ्लड्स देन इट इज़ बिकॉज द लाइव्स ऑफ 50 लाख पीपल वुड बी इन डेंजर इफ़ द वाटर लेवल इन द डैम इज़ रेज्ड। तो केरला का ये कहना है कि मीन्स सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग 139 फीट ही वहाँ पानी का जो लेवल है वो रहना चाहिए, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा बढ़ता है तो जो आसपास के रहने वाले लोग हैं करीब करीब 50 लोग को जो है इस चीज़ से खतरा होगा, इसलिए पानी ना बढ़ा जाए वहाँ का। लेकिन तमिलनाडु का डिसीजन ये है कि 2006 और 14 के जो डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये कहा गया था कि जो मैक्सिमम वाटर लेवल होगा वो 142 फीट होगा। ठीक है, तो इनका कहना है कि 139 फीट होगा, इनका कहना है कि 142 फीट होगा। ऑल्दो डैम इज़ लोकेटेड इन केरला। ठीक है, डैम देखिए डैम जो है वो केरला में है, लेकिन ये ऑपरेट किया था तमिलनाडु के द्वारा। ठीक है, तो 1886 में एक लीज एग्रीमेंट हुआ था फॉर 999 ईयर्स। तो 999 सालों के लिए जो है वो पेरियार लेक लीज एग्रीमेंट हुआ था, जो कि साइन हुआ था महाराजा ऑफ ट्रैवनकोर और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के बीच में ये साइन हुआ था, ताकि जो इरिगेशन वगैरह के काम है वो किए जा सकें। तो 999 ईयर्स के लिए ये साइन हुआ था, इसीलिए अभी तो डैम जो है वो तो केरला में है, लेकिन ऑपरेट किया जाता है तमिलनाडु के द्वारा। देखिए, इस डैम को कंस्ट्रक्ट किया गया था बिटवीन 1887 और 1895 के बीच में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। डैम रिडायरेक्टेड द रिवर टू फ्लो टुवर्ड द बे ऑफ बंगाल। उसके बाद जो पेरियार रिवर है उसको ये डैम जो डायरेक्ट कर देता है कि वो रिवर फ्लो करे बे ऑफ बंगाल की तरफ इंस्टेड ऑफ अरेबियन सी। तो अरेबियन सी की तरफ फ्लो करने के बजाय बे ऑफ बंगाल की तरफ जो है रिवर फ्लो करने लगती है, एंड प्रोवाइड वाटर टू द एरिड रेन रीजन ऑफ मदुराई इन मद्रास प्रेसिडेंसी। और जो मदुराई और मद्रास के आसपास का जो इलाका है वहाँ ये पानी प्रोवाइड करती है। डैम इज़ लोकेटेड ऑन द कॉन्फ्रेंस ऑफ मुलैयार एंड पेरियार रिवर्स। तो डैम कहाँ पे है? जो मुलैयार और पेरियार रिवर्स के पास है, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट्स में। तो ये चीज़ याद रखिएगा। व्हाट डज तमिलनाडु से? अब देखिए तमिलनाडु का क्लेम ये है कि it has undertaken measures to strengthen the dam. The Kerala government has blocked any attempt to raise the reservoir water level, resulting in the loss of Madurai farmers. तो तमिलनाडु का कहना यह है कि केरला की सरकार जो है वो पानी का लेवल बढ़ाने नहीं दे रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो मदुरई के जो फार्मर्स हैं उनको लॉस हो रहा है। केरला का आर्गूमेंट ये है कि हाईलाइट्स फियर ऑफ डिवास्टेशन बाय रेजिडेंट्स लिविंग डाउन स्ट्रीम इन द अर्थक्वेक प्रोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ इडुक्की। तो केरला का आर्गूमेंट ये है कि अगर वाटर लेवल को इंक्रीज़ किया जाएगा तो जो इडुक्की के आसपास के रहने वाले लोग हैं तो उनको जो है खतरा ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उनका कहना है कि वो जो एरिया है इडुक्की का वो अर्थक्वेक जो है प्रोन डिस्ट्रिक्ट है, मीन्स वहाँ अर्थक्वेक वगैरह आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। साइंटिस्ट हैव आर्गूड दैट इफ देयर इज एन अर्थक्वेक इन द रीजन मेजरिंग अबव 6 ऑन द रिक्टर स्केल। देखिए साइंटिस्ट का ये कहना है कि अगर रिक्टर स्केल में अगर 6 के ऊपर से ज़्यादा अगर अर्थक्वेक आता है तो द लाइफ्स ऑफ ओवर 3 मिलियन पीपल विल कम अंडर ग्रेव डेंजर। करीब करीब 3 मिलियन लोगों के जान को ये खतरा होगा। तो ये तमिलनाडु का आर्गूमेंट था और केरला का आर्गूमेंट था। अगली न्यूज़ है हमारी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से। तो देखिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है कि फेयर ट्रेड को रेगुलेट करना। तो ये आइडेंटिफाई करेगा मेजर्स टू इनहेंस कंपटीशन इन द कंट्रीज़ फार्मास्यूटिकल सेक्टर। तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है उसमें और कैसे कंपटीशन को और इनहेंस किया सके ताकि अफोर्डेबिलिटी जो है वो इंश्योर की जा सके। तो इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि द स्टडी हैज़ बीन इनिशिएटेड आफ्टर ऑब्जर्विंग इशू सच एज लैक ऑफ इफेक्टिव कंज्यूमर चॉइसेस। Currently it appears that when it comes to medicines, competition is primarily on the basis of brand, not prices. तो बात यह है कि जब दवाइयों की बात आती है तो लोग जो ज़्यादा जो है ब्रांड को प्रेफर करते हैं, पैसे को नहीं। दिमाग में ये चीज़ आता है कि अगर दवाई सस्ती है तो काम नहीं करेगी, लेकिन ब्रांडेड दवाई है तो वो अच्छे से काम करेगी। द स्टडी विल आइडेंटिफाई मेजर्स टू इंक्रीज कॉम्पिटिशन फॉर इंश्योरिंग अफोर्डेबिलिटी ऑफ ड्रग्स। तो इसकी स्टडी से क्या होगा कि कैसे सस्ते दामों में लोगों को दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा सकें, इससे यही फ़ायदा है। बात करें इंडिया फार्मा इंडस्ट्री की, तो इंडिया एंजॉयज अ इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द ग्लोबल फार्मास्यूटिकल सेक्टर, क्योंकि जो इंडिया है वो लार्जेस्ट प्रोवाइडर है ऑफ जेनरिक ड्रग्स। जो भी जेनरिक ड्रग्स में जो दवाइयाँ हैं, जेनरिक दवाइयाँ हैं, तो उसका सबसे बड़ा जो प्रोवाइडर है वो इंडिया है। द इंडिया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मीट ओवर 50% ऑफ द ग्लोबल डिमांड। अब देखिए जो इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो करीब करीब ग्लोबल डिमांड का 50% कंप्लीट करती
फॉर वेरियस वैक्सीन की अगर बात कर लें तो 50% डिमांड जो है वो इंडिया ही कंप्लीट करता है, और 40% जो है जेनरिक डिमांड कंप्लीट करता है यूएस का, और 25% मेडिसिन की डिमांड कंप्लीट करता है यूके का। ठीक है, प्रेजेंटली ओवर 80% ऑफ द एंटी रेट्रोवियल ड्रग्स, देखिए एंटी रेट्रोवियल ड्रग्स वो होते हैं जो एड्स में काम आते हैं, मीन्स जिसको एड्स हुआ है तो उसको एंटी रेट्रोवियल ड्रग्स दिए जाते हैं। तो करीब करीब 80% ऑफ जो एंटी रेट्रोवियल ड्रग्स हैं वो इंडियन फार्मास्यूटिकल फर्म्स के द्वारा ही सप्लाई किए जाते हैं अदर्स कंट्रीज़ में। द इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट इज़ द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के में जो है वो इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट मार्केट है दवाइयों के मामले में, और 13 लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू के मामले में जो है वो 13वां स्थान है। इट हैज़ इस्टेब्लिश इटसेल्फ एज ए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एंड रिसर्च हब। ठीक, तो एक तरह से ये ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च हब की तरह इस्टेब्लिश्ड है। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लोवेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इन द वर्ल्ड, लोअर देन दैट ऑफ यूएस एंड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कॉस्ट इन यूरोप। तो सबसे सस्ती जो दवाइयाँ हैं वो इंडिया में मिलती हैं। देखिए अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप से जो है करीब करीब आधे दाम में इंडिया में उपलब्ध हो जाती हैं, और यूएस से भी सस्ती दवाइयाँ जो हैं वो इंडिया में मिलती हैं। चैलेंजेस दैट नीड टू बी एड्रेस, देखिए क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। तो पहला चैलेंज तो ये है कि हम ज़्यादातर जो दवाइयाँ हैं वो मीन्स जो रॉ मटेरियल्स होते हैं जो दवाई बनाने के काम आते हैं, जो रॉ मटेरियल्स हैं, तो वो 70% हम रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करते हैं चाइना से। ठीक है, तो हम सीधी बात है हम डिपेंड कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, चाइना पे डिपेंड कर रहे हैं। Fake versions of high value and high volume brands of the pharmaceutical companies in India are adversely affecting their business performance, posing another major challenge। दूसरा चैलेंज ये है कि जो फेक दवाइयाँ हैं तो वो ज़्यादा प्रचलन में है क्योंकि वो सस्ते दामों में मिल जाती हैं। तो फेक वर्जन जो है वो हाई वैल्यू में है और हर जगह फैली हुई हैं फेक दवाइयाँ। इट ऑल्सो क्रिएट ए नेगेटिव इम्पैक्ट टू द एंड कंज्यूमर एंड ए ह्यूज हेल्थ हजार्ड। और जो फेक दवाइयाँ वो सीधी बात है वो हेल्थ को जो है बहुत नुकसान पहुँचाएंगी। तो इंडिया इसमें क्या कर रहा है, तो देखिए जून में क्या हुआ था कि डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल अनाउंस ए स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ 3 बल्क ड्रग पार्क्स इन द कंट्री। जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल है उसने अनाउंस किया था कि 3 बड़े बड़े ड्रग पार्क जो है वो कंट्री में खोले जाएंगे, और इन जो ये ड्रग पार्क हैं इनको डेजिग्नेट किया जाएगा एक कंटिग्यूस एरिया ऑफ लैंड विद कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ फॉर द एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चर ऑफ एपीआईज, डीआईज और केसम एंड ऑल्सो हैव वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे जो है ड्रग पार्क्स में क्या होगा, यहाँ पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा ताकि जो दवाइयाँ हैं वो कम से कम रेट में जो है बनाई जा सकें, और उसके अलावा एक कॉमन वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। दीज पार्क्स आर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग डाउन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। जो ये पार्क्स होंगे वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को और कम करेंगे ऑफ बल्क ड्रग्स इन द कंट्री एंड इंक्रीज कॉम्पिटिटिवनेस इन द डोमेस्टिक बल्क ड्रग इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये क्या करेंगे कि सीधी बात है कि जब कोई भी चीज़ बल्क में अगर प्रोड्यूस किया जा रहा है तो उसका दाम कम हो जाता है। तो ये जो दवाइयाँ हैं वो बल्क में प्रोड्यूस करेंगे जिसकी वजह से जो रेट है वो खुद ब खुद कम हो जाएगा, तो ईजिली जो है वो अवेलेबल होगा लोगों को। बात करते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था अंडर कंपटीशन एक्ट 2002। तो 2002 का जो कंपटीशन एक्ट है उसके अंदर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये एडमिनिस्टर करता है, इम्प्लीमेंट करता है और इन्फोर्स करता है जो भी मींस दवाइयों से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनका कैसे मींस डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कैसे सप्लाई होगा। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो काम है वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। उसके अलावा मींस ये देखता है कि ओवरऑल किसी भी चीज़ का मार्केट है उसमें जो कंपटीशन हो, चाहे वो ट्रेड हो, कोई भी चीज़ हो रहा हो, तो उसमें एक फेयर कंपटीशन हो उस चीज़ का। तो इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ कमीशन टू एलिमिनेट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, प्रमोट सस्टेन कंपटीशन, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स एंड इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड इन द मार्केट ऑफ इंडिया। तो इसका जो काम है ये है कि जो मींस ये एलिमिनेट करेगा ऐसे प्रैक्टिसेस को जो कंपटीशन पे एडवर्स इफेक्ट मींस बुरा प्रभाव डाल रहे हैं कंपटीशन पे, और ये प्रमोट करेगा ऐसे प्रैक्टिसेस को इसकी वजह से जहाँ पे कंज्यूमर्स का फ़ायदा हो रहा है। तो ऐसे जो प्रैक्टिसेस हैं उनको वो प्रमोट करेगा ताकि जो एक फ्रीडम ऑफ ट्रेड है वो इंश्योर किया जा सके। The Commission is also required to give opinion on competition issues on a reference received from a statutory authority established under a law and to undertake competition advocacy, create public awareness and imparting training on competition issues। तो देखिए इसका काम जो है वो पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करना भी है। ठीक है, ये पब्लिक अवेयरनेस भी क्रिएट
करने का काम करेगा। उसके अलावा इसको इस्टेब्लिश किया गया था कॉम्पिटिशन एक्ट से। तो कॉम्पिटिशन एक्ट की बात करते हैं तो जो मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 का, या जिसको हम MRTP एक्ट भी बोलते हैं, इसको रिपील कर दिया गया था। और बाद में 2002 में जो है कॉम्पिटिशन एक्ट से इसको रिप्लेस कर दिया गया था। और ये किसकी रिकमेंडेशन पे किया गया? तो ये किया गया था राघवन कमेटी के रिकमेंडेशन पे। द कंपनीज एक्ट 2002 एज अमेंडेड बाय द कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट। तो जो ये कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट था, ये बाद में दोबारा 2007 में इसको फिर दोबारा अमेंड किया गया, जो प्रोहिबिट करता है एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स, अब्यूज ऑफ डोमेन पोजीशन बाय एंटरप्राइजेज एंड रेगुलेट्स कॉम्बिनेशन विच कॉजेज अ लाइकली और टू कॉज एन अप्रिसिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन विद इन इंडिया। तो इसका काम है कि ये कंपटीशन को जो है वो मेंटेन करके रखे, मीन्स कहीं भी जो है गलत चीज़ें ना हो पाए, ताकि अब ऐसे दवाई के मामले में ही हम देखें तो इसका काम है कि जो भी गलत मेडिसिन्स यूज़ की जा रही हैं तो उसको रोका जाए, उस प्रैक्टिस को। हमारी अगली न्यूज़ है डेंगू फीवर से। तो दिल्ली में जो है जो डेंगू के केसेस हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो केवल नवंबर के फर्स्ट वीक में ही करीब 1171 केस हो गए, और अक्टूबर में पिछले महीने 1196 केस थे। तो उस हिसाब से देखा जाए यहाँ पे अक्टूबर में 1196 केस हैं, और यहाँ सिर्फ नवंबर के फर्स्ट वीक में ही 1171 केस हो गए। तो बहुत तेज़ी से जो है वो डेंगू जो है वो फैल रहा है। डेंगू की बात करें तो डेंगू जो है एक वायरली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, जो कि फीमेल एडीज़ मॉस्किटो के बाइट करने से होता है। जो एडीज़ होते हैं वो डे टाइम फीडर होते हैं, मीन्स ये जो है वो दिन में ही बाइट करते हैं, और ये फ्लाई कर सकते हैं करीब 400 मीटर के आसपास। 400 मीटर तक जो है ये उड़ सकते हैं। ऑल्दो यूजुअली रिजल्ट इन माइल्ड इलनेस। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है, माइल्ड इलनेस होता है, और अगर सीवियर डेंगू का इन्फेक्शन हो गया तो इसमें जो है डेथ भी हो सकती है। इसमें क्या होता है, जो प्लेटलेट्स होती हैं, प्लेटलेट्स ये क्या होती हैं, इनका नंबर जो है बहुत तेज़ी से गिरने लगता है ब्लड में। WHO estimates suggests an annual incident of 100 to 400 million डेंगू इन्फेक्शंस एवरी ईयर। WHO का कहना है कि हर साल जो है 100 से 400 मिलियन लोग को डेंगू इन्फेक्शन जो है होता ही होता है। बात करें स्टेटस ऑफ डेंगू की, तो इंसिडेंस ऑफ डेंगू हैज़ ग्रोन ड्रामेटिकली अराउंड द वर्ल्ड इन रिसेंट डिकेड्स विद अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ केसेस अंडर रिपोर्टेड अकॉर्डिंग टू द WHO। तो अगर देखिए इसका स्टेटस जो है, ये करीब 39 करोड़ जो है डेंगू वायरस इन्फेक्शंस हर साल होते हैं, और जिसमें से 9.6 करोड़ में ही सिम्टम्स होते हैं। डेंगू में क्या होता है कि जल्दी सिम्टम्स के शो नहीं होते, जब तक आदमी ब्लड टेस्ट नहीं करवाता है तब तक पता नहीं चलता है कि डेंगू फीवर है कि या नॉर्मल फीवर है। ठीक है, तो इसमें जो है जो ब्लड में जो प्लेटलेट्स पाई जाती हैं, तो प्लेटलेट्स का नंबर बहुत रैपिडली जो है वो डिक्रीज़ करने लगता है। इंडिया रजिस्टर्ड ओवर 1 लाख डेंगू केसेस इन 2018। तो 2018 में इंडिया में करीब 1 लाख डेंगू के केस आए थे, एंड ओवर 1.5 लाख केसेस इन 2019। और 2019 में ये केस बढ़ के हो गए 1.5 लाख के आसपास, अकॉर्डिंग टू द नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। तो ये जो डाटा है रिलीज़ किया था नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम ने। कंट्रोलिंग डेंगू यूजिंग बैक्टीरिया। अब देखिए बैक्टीरिया का यूज़ करके कैसे हम डेंगू कंट्रोल कर सकते हैं। तो रिसेंटली रिसर्चर्स फ्रॉम द वर्ल्ड मॉस्किटो प्रोग्राम हैव यूज मॉस्किटो इन्फेक्टेड विथ वॉल्बेचिया बैक्टीरिया टू सक्सेसफुली कंट्रोल डेंगू इन इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में जो डेंगू कंट्रोल करने के लिए वो वॉल्बेचिया बैक्टीरिया का यूज़ किया गया था। ठीक है, तो वहाँ कुछ हद तक जो है ये कंट्रोल हो सका था। द साइंटिस्ट इन्फेक्टेड सम मॉस्किटो विथ वॉल्बेचिया एंड देन रिलीज देम इन द सिटी वेयर दे ब्रीड विथ लोकल मॉस्किटोज़। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि कुछ इन्फेक्टेड जो ऐसे मॉस्किटोज़ थे जिनके पास डेंगू का वो वायरस था, तो उनके अंदर जो है ये वॉल्बेचिया बैक्टीरिया को इंजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद जो है उनको छोड़ दिया गया ताकि वो जो लोकल मॉस्किटोज़ हैं उनके कॉन्टेक्ट में आ सकें। Until nearly all mosquitoes in the area were carrying Wolbachia बैक्टीरिया। और बाद में क्या हुआ कि सभी जो भी मॉस्किटोज़ थे सभी के अंदर वॉल्बेचिया बैक्टीरिया देखने को मिला। दिस इज़ कॉल्ड द पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट स्ट्रैटेजी। तो इसको क्या बोलते हैं कि एक मीन्स वायरस को किल करने के लिए हम यहाँ बैक्टीरिया का यूज़ कर रहे हैं, तो वो हो गया पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट स्ट्रैटेजी। एट द एंड ऑफ 27 मंथ द रिसर्चर्स फाउंड दैट द इंसिडेंस ऑफ डेंगू वॉज 77% लोअर इन द एरिया। फिर 27 महीने बाद ये पता चला कि करीब 77% जो केसेज हैं वो कम हो चुके हैं। वेयर वॉल्बेचिया इन्फेक्टेड मॉस्किटो हैज़ बीन रिलीज्ड एज कम्पेयर टू एरिया विदाउट सच डिप्लॉयमेंट। तो जहाँ नहीं रिलीज़ किया गया था उसके मुकाबले में जहाँ रिलीज़ किया गया था वहाँ 77% जो केसेज हैं वो कम हो चुके थे। अब बात करते हैं जीका वायरस की। तो जीका वायरस
बहुत तेज़ी से फैल रहा है उत्तर प्रदेश में। डॉक्टर्स हैव एडवाइज द पीपल शुड अवॉइड ऑल नॉन एसेंशियल ट्रैवल टू एरियाज रिपोर्टिंग केसेस। तो भाई डॉक्टर लोगों ने मना किया है कि ऐसे एरियाज में मत जाइए जहाँ ये सब चीज़ें जीका वायरस वगैरह फैल रहा है। करंटली क्लोज टू 90% इंक्लूडिंग 17 चिल्ड्रन। तो अभी जो है करीब 90 लोगों में, इसमें 17 बच्चे हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। अब देखिए क्या क्या कंसर्न इसका क्या है। तो WHO के अकॉर्डिंग मेजॉरिटी ऑफ दोज इन्फेक्टेड विथ जीका वायरस डिजीज़ आइदर रिमेन एसिम्टोमेटिक। मीन 80% जो लोग हैं, WHO का ये कहना है कि 80% लोग में सिम्टम ही शो नहीं होते, या शो भी होता है तो बहुत माइल्ड सिम्टम्स शो होता है, केवल फीवर या रैश या बॉडी एक, जॉइंट पेन, ये सब चीज़ें होती हैं। तो हम पकड़ नहीं सकते हैं कि ये जीका वायरस ही है। देखिए जीका वायरस जो है वो ट्रांसमिट होता है जो एडीज़ मॉस्किटो हैं। तो ये भी एडीज़ से ही होता है, लेकिन ये एडीज़ एजाइप्टी से होता है। तो ये इसका जीनस है एजाइप्टी। तो एडीज़ एजाइप्टी से जो है मॉस्किटो है वो कैरी करता है जीका वायरस को। द एडीज़ मॉस्किटो ऑल्सो स्प्रेड डेंगू, चिकनगुनिया और येलो फीवर। तो एडीज़ मॉस्किटो जो है वो डेंगू, चिकनगुनिया और येलो फीवर भी फैलाता है। बात करते हैं जीका वायरस की। तो जीका वायरस इज़ प्रीडोमिनेंटली ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्टेड मॉस्किटोज फ्रॉम द एडीज़ जीनस। तो ये एडीज़ जीनस के मॉस्किटो से ट्रांसफ़र होता है, खासकर ये जो एडीज़ एजिप्टी है उससे। देखिए सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई किया गया था युगांडा में 1947 में, और ये आइडेंटिफाई किया गया था मंकी से। तो ये बंदर से मिला था 1947 के आसपास में। इसको सबसे पहली बार युगांडा में आइडेंटिफाई किया गया था। ट्रांसमिशन की बात करें तो मॉस्किटो के अलावा ये जो भी इन्फेक्टेड पर्सन होगा, तो एक इन्फेक्टेड पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन को भी ये डिजीज़ ट्रांसमिट कर सकता है। देखिए सिम्टम्स में इसके फीवर, रैश, कंजक्टिवाइटिस, मसल जॉइंट पेन और हेडेक वगैरह ये सब चीज़ें हैं। और ये करीब 2 से लेकर 7 हफ्तों तक चलता है। और जो ज़्यादातर जो इन्फेक्टेड लोग हैं, जैसे करीब 80% लोग में सिम्टम्स ही नहीं आते। जीका वायरस इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन कॉज इन्फेंट्स टू बी बॉर्न विद माइक्रोसेफेली स्मॉलर देन नॉर्मल हेड साइज़। तो देखिए जीका वायरस अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी को होता है तो उसमें जो बच्चे होंगे उनका जो हेड साइज़ होगा नॉर्मल से छोटा होगा। एंड अदर कंजेनाइटल्स मालफॉर्मेशन नोन एज कंजेनाइटल जीका सिंड्रोम। तो उसमें छोटे बच्चों को ज़्यादा रिस्क है, जो प्रेग्नेंट वुमेंस है उनको हो जाता है। तो ये चीज़ जो छोटे बेबीज़ हैं उनको भी ज़्यादा इफेक्ट करेगा। इट हैज़ नो ट्रीटमेंट और वैक्सीन। तो देखिए जीका वायरस की अभी तक कोई भी ट्रीटमेंट या वैक्सीन नहीं है। इंस्टेड द फोकस इज़ ऑन रिलीविंग सिम्टम्स एंड इंक्लूड्स रेस्ट रिहाइड्रेशन। तो केवल रिहाइड्रेशन काम आता है। एंड एसिटोमिनोफिन फॉर द फीवर एंड पेन। तो फीवर और पेन में जो है पैरासीटामोल की टैबलेट्स वगैरह या जो एसिटोमिफिन है वो काम आता है। उसके अलावा अभी तक इसका कोई भी ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है। बात करते हैं अगली न्यूज़ की। तो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क। तो यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ पिक्ड श्रीनगर एमंग 49 सिटीज़ एज अ पार्ट ऑफ क्रिएटिव सिटी नेटवर्क अंडर द क्राफ्ट एंड फोक आर्ट कैटेगरी। तो क्राफ्ट और फोक आर्ट कैटेगरी में श्रीनगर को चुना गया है एमंग 49 cities. The inclusion of Srinagar in the Creative City Network for the art and craft have paved a way for the city to represent its handicraft on the global stage through UNESCO. तो इससे श्रीनगर को ये फ़ायदा है कि श्रीनगर जो है अपना आर्ट एंड क्राफ्ट जो है वो एक ग्लोबल स्टेज पे ले आके वो शो कर सकता है। अबाउट क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क की बात करें तो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क आर क्रिएटेड इन, देखिए ये बना था 2004 में टू प्रमोट कोऑपरेशन विद एन एमंग सिटीज़ दैट हैव आइडेंटिफाइड क्रिएटिविटी एज ए स्ट्रेटेजिक फैक्टर फॉर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के लिए जो है इसको क्रिएट किया गया था। ऑब्जेक्टिव इसका यह है कि क्रिएटिविटी और जो कल्चरल इंडस्ट्रीज़ हैं उसको मीन्स और हम इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचा सकें, लोकल लेवल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक हम उसको लेके जाएं, उसको और आगे बढ़ाएं। अब देखिए ये कई फील्ड्स को कवर करता है, जैसे इसमें क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स आते हैं, जो मीडिया आर्ट्स हो गई, फिल्म, डिज़ाइन, गैस्ट्रोनॉमी फूड से रिलेटेड है, लिटरेचर और म्यूज़िक। तो इसके थ्रू जो है मीन्स जो एक लोकल एरिया का जो कल्चर है या जो आर्ट है या जो डिज़ाइन है या कोई मान लीजिए कोई क्यूजीन्स हो गए, कोई फूड हो गए, तो कुछ भी ऐसी जो स्पेशल क्वालिटी है तो उसको एक इंटरनेशनल स्टेज पे रिप्रेजेंट करना उसको। तो सीधी बात है कि जब वहाँ रिप्रेजेंट किया जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा आगे तक बढ़ेगा और बहुत तरक्की करेगा।
और देखिए 2000 नवंबर 2019 के आसपास 5 इंडियन सिटीज़ ऐसी हैं जो क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में आती हैं यूनेस्को के द्वारा। तो पहली है जयपुर। तो जयपुर से जो है सेलेक्ट हुआ था क्राफ्ट एंड फोक आर्ट में 2015 में सेलेक्ट हुआ था। वाराणसी सेलेक्ट हुआ था क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूज़िक में 2015 में। और चेन्नई सेलेक्ट हुआ था क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूज़िक में 2017 में। और उसके बाद मुंबई सेलेक्ट हुआ था फिल्म में 2019 में। और हैदराबाद सेलेक्ट हुआ था 2019 में गैस्ट्रोनॉमी जो है कुकिंग और या फूड से रिलेटेड है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।